राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की सेकंड शिफ्ट की 2 मई की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, ताकि आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जिसका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपको एक आइडिया लगने वाला है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। तो ओम का नियम है, स्थिर तापमान पर एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके छोरों के पार विभव के अंतर के समान अनुपातिक होती है। यानी इसका ये जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो ये जो इसका फार्मूला होता है ओम के नियम का वो होता है V बराबर आई आर। आई यहाँ पर जो है आपकी धारा है, आर जो है आपका प्रतिरोध है और V जो है वो आपका विभवांतर है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे आर जो प्रतिरोध है उसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे धारा का जो मात्रक होता है, आर से प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री के से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर है आपका यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, अब जरा जानते हैं, यह वह घटना है जिसमें कुछ सामग्रियों को दबाव या कंपन के अधीन करने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग क्वार्ट्ज घड़ियों में किया जाता है। सोनार प्रणालियों में ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि ये जो है ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है। देखिए, इसके लिए थोड़ी सी बातें और लिखी गई हैं। पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री किस स्रोत के रूप में कार्य करती है। तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगों के स्रोत के रूप में कार्य करती है। समुद्र में उनका उपयोग किया जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों के रूप में कार्य करती है और इनका उपयोग जो है समुद्र में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को एंड करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है। विच लॉस इज वेरिएबल इन ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि लोड के साथ बदलती रहती है और इसे परिवर्तनशील हानि कहा जाता है। यानी ट्रांसफार्मर में किसकी हानि? तांबे की हानि लोड के साथ बदलती रहती है, यानी तांबे की हानि है जो है वो परिवर्तनशील है और इसे परिवर्तनशील हानि भी कहते हैं, ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि को। ठीक है, अब आप लोग मेरे को कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कि ट्रांसफ़र जो है हमारा वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी वाली ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोगों को मुझे आंसर देना है कमेंट में, ट्रांसफ़र कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसी का देखते हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यानी इसे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में कौन सा अर्धचालक तत्व आता है। यानी आवर्त सारणी में जो हमारा पी ब्लॉक होता है उसमें कौन सा अर्धचालक तत्व आता है पी ब्लॉक में। तो देखिए, अर्धचालक, पहली बात तो ये अर्धचालक वे तत्व होते हैं जिनकी विद्युत चालकता धातु और अधातु के बीच होती है। यानी विद्युत चालकता जिनकी धातु और अधातु के बीच में होती है, ऐसे तत्व जो है हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पी ब्लॉक में ऐसे कौन से तत्व हैं। तो देखिए, पी ब्लॉक जो है आवर्त सारणी में समूह पी ब्लॉक में जो है 13 से 18 तक के तत्व शामिल किए गए हैं। पी ब्लॉक में आवर्त सारणी के 13 से 18 तक के तत्व हैं। ठीक है, अब इनमें बात कर लेते हैं। इनमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे जो तत्व हैं वो अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं, ऐसे सिलिकॉन यानी ऐसा ही, जर्मेनियम यानी जी, ये जो तत्व हैं ये अर्धचालक होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन जो मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका कमेंट में आंसर देना कि आप बताना ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, ऐसे आपको मेरे को कमेंट में 2 धातुओं के नाम बताने जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर चिप्स और सौर पैनलों में व्यापक रूप से किया जाता है। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो उपयोग कहाँ पर होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है,
थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। समूह 13 आइकोसेजेन यानी बोरोन फैमिली, समूह 14 कार्बन परिवार, समूह 15 को निक्टोजेन और समूह 16 को चाल्कोजेन और समूह 17 को हैलोजेन और समूह 18 को नोबेल गैसें। आपको सभी को पता है समूह 18 में नोबेल गैसें होती हैं, तो ये नोबेल गैसों वाला हो गया। 17 वाला हैलोजन का है, समूह 16 चाल्कोजेन है, समूह 15 निक्टोजेन है, समूह 14 जो है वो कार्बन परिवार और समूह 13 जो है वो आइकोसेजेन है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग इनके समूहों के नाम याद रखना, कौन से वाले समूह को क्या और बोलते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से बता पाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। आप सभी को मैंने 7 मूल मात्रक लिखाए थे और आपसे कहा था कि 7 मूल राशियों के जो 7 मूल मात्रक है आप लोगों को वो याद रखने। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो कैंडल है, इसे हम CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है। पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है उसका हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना, यानी विमीय सूत्र बताना। तो जो पृष्ठ तनाव होता है आप सभी को पता है, पृष्ठ तनाव जो हम T से डिनोट करते हैं, तो T बराबर F/L इसका फार्मूला होता है, T बराबर F/L। और जो हमारा F है यानी फोर्स है, उसका जो विमीय सूत्र होता है वो M1 L1 और T-2 होता है। तो फार्मूला जो होता है T बराबर F/L, हम उसमें इन वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला है हमारा, ये विमीय सूत्र निकालने वाला है। देखिए विमीय सूत्र आपको निकालना आता होगा, अगर आपको नहीं निकालना आता है विमीय सूत्र तो आप लोग एक बार उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि विमीय सूत्र से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो F/L होता है और L का जो होता है वो L ही होता है। तो इस तरीके से पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये F/L है ना, तो F का तो हम रख देंगे ऊपर और अपॉन में L है तो L का रख देंगे नीचे, और L1 से जो हमारा L है वो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा M1 L0 और T⁻² जो है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र हो जाएगा। M1 L0 T⁻², ये हमारा पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका त्वरण कितना होता है। तो देखिए, जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो आपको पता है कि ऊपर जो वस्तु हम फेंकते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वो वस्तु जो है नीचे आती है, यानी देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी उन्हें अपने गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, गुरुत्व बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः वस्तु का वेग कम हो जाता है। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का त्वरण नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के त्वरण के बराबर होता है, परंतु ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। उसका जो त्वरण होता है वो कितना होता है, यानी जितने प्रेशर से हम ऊपर फेंक रहे हैं उतने प्रेशर से नीचे आ रही है वो, लेकिन क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन क्या होता है, नेगेटिव होती है वो। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मस में रखी वस्तु ठंडी होने के लिए उसमें से ऊष्मा का संचरण होता है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। यानी थर्मस में रखी वस्तु ठंडी होने के लिए ऊष्मा का जो संचरण होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चालन और संवहन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, चालन और संवहन के द्वारा होता है। थर्मस की दीवारों के बीच निर्वात बनाकर इन ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को कम किया जाता है, यानी ऊष्मा स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको कम किया जाता है थर्मस की दीवारों के बीच निर्वात बनाकर। ठीक है, इससे थोड़े से और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। थर्मस फ्लास्क में रजतन निम्न में से किसके द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण को रोकने के लिए की जाती है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विकिरण। विकिरण इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है R बराबर जो होता है रॉ L/A वाला फॉर्मूला जो होता है, आपको पता है कि इन चीज़ों पे जो है निर्भर करता है। तो देखिए चालक का जो प्रतिरोध है उसकी सामग्री की प्रतिरोधकता पर, यानी रॉ पर, लंबाई पर यानी L पर, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A पर निर्भर करता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा R बराबर रॉ L/A, यानी इन सब चीज़ों पे तो निर्भर करता है, लेकिन लेकिन चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा या वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है और दाब पर भी निर्भर नहीं करता है। यानी इन 3 चीज़ों पर करता है, इसके अलावा किसी पर नहीं करता। R बराबर रॉ L/A, प्रतिरोधकता पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। तो ये आपको पता है 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, उसके अलावा वोल्टेज, धारा या दाब किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम किसी चालक की लंबाई को बढ़ा देंगे
तो उस पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा। तो देखिए ये वाला जो है ये डायरेक्ट ऊपर वाले फॉर्मूले से ही R बराबर रो L अपॉन A से अगर हम किसी चालक की लंबाई, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो मैंने बताया आपको R प्रोपोर्शन L होता है, यानी R जितना बढ़ेगा और लंबाई भी उतनी ही बढ़ेगी। तो आप अगर प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो आप उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, और प्रतिरोध को घटाओगे तो लंबाई भी घटेगी। तो इन शॉर्ट प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आप सभी को पता है कि किसी चालक में तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अगर आप चालक का तापमान बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, जिससे उसकी चालकता क्या होता है, कम हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने से चालक के परमाणुओं का कंपन अधिक हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह में क्या हो जाता है, बाधा आने लग जाती है। सारी चीजें जो है ना R बराबर रो L अपॉन A वाले फॉर्मूले से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत की संसद द्वारा 1986 में यानी 1986 में पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986 में पारित किया गया था, ठीक है। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। और थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं इसके लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में लागू किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग अभी आगे आने वाले, जैसे कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था, और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम जो है ये 1999 यानी 1999 में लागू किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम की, तो ये 2016 में लागू किया गया था।